हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सिविल्स पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे व्यापार से शुरुआत करके पूरे भारत पर अपना राज जमा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर। एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 8th का ये सेकेंड चैप्टर है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा ने इंडिया में व्यापार करने की परमिशन दी और कंपनी इंडिया में मसाले, कपड़ा और इंडिगो जैसे माल लेने आई थी। सबसे पहले उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स सूरत, मद्रास और बॉम्बे, आप मैप में देख सकते हैं, सूरत, मद्रास और बॉम्बे और कलकत्ता में बनाए, जो उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे। इसमें हम एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद डच, इंग्लिश और उसके बाद फ्रेंच। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो आई थी वो सूरत में आई थी। औरंगज़ेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था। उन्होंने अपना लार्ज पार्ट पे कंट्रोल रखा था। उनकी जो डेथ हो गई थी वो 1707 में हुई और इसी के साथ जो पावरफुल मुगल्स थे उनका एंड हुआ। लेटर मुगल्स जो थे वो बहुत कमज़ोर थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स को इंडिया में राज करने में बहुत आसानी रही और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। यूरोपियन आए तो थे ट्रेड के लिए और साथ में बाद में कैसे टेरिटरी को उन्होंने कब्जा लिया, यही इस चैप्टर में बताया है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू इंडिया। 1600 में इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन दी थी। इसका मतलब वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे, जैसे मसाले, कपड़े, चीनी, नमक, इंडिगो जैसे जो सामान थे उनको खरीदना और बेचने का वो काम करने के लिए आए थे। बाद में वो टेरिटरीज पे पहुँचे, वो किस तरह पहुँचे वही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है और इस बीच में जो जो प्रोसेस हुए वो हम एनसीईआरटी में देखते हैं। यहाँ लिखा भी है, जो फर्स्ट शिप था वो पहला 1600 में आया था इंग्लिश का, मतलब 1600 में पहली बार अंग्रेज़ी शिप भारत में आई थी। उस टाइम मुग़ल राजा काफ़ी पावरफुल थे, इसीलिए कंपनी को उनके रूल में ट्रेड करने की परमिशन लेनी पड़ती थी। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाए और वहाँ पे जब उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाए और साथ ही साथ वहाँ के रूलर से परमिशन ली अपनी ट्रेड करने की। अब आते हैं हम नेक्स्ट बंगाल पर। कैसे जो सेंटर था ना उनका वो बंगाली था, कैसे वहाँ पे शुरू किया। बंगाल में उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन बंगाल के नवाब को उनका ये व्यापार पसंद नहीं था। नवाब को लगता था कंपनी रूल को, मतलब कंपनी जो है ना वो उनके रूल को कमज़ोर कर रही है, इसीलिए नवाब को उनका ट्रेड पसंद नहीं था। यहाँ लिखा भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड कंपनी इंटेंसिफाइड, मतलब उनके जो बीच में थे वो झगड़े बढ़ने लगे थे टाइम के साथ साथ, क्योंकि नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं था उनका यहाँ पे व्यापार करना। इसीलिए आगे बहुत सारी बैटल्स हुई, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हुई, बक्सर हुई, ये सब। अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो 1757 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन मीर जाफ़र ने उन्हें धोखा दे दिया था। इसके बाद कंपनी जीत गई और बंगाल में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। जिस्ट जो था ये बैटल ऑफ प्लासी का यही था। सिराजुद्दौला को हारने में जो मेन रोल प्ले किया वो मीर जाफ़र ने किया। मीर जाफ़र ने उनके साथ गद्दारी की, इसीलिए वो हार गए थे। हाँ, देखो यहाँ लिखा भी है, दिस वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी इन इंडिया, मतलब ये है जो थी ना कंपनी की पहली जीत थी इंडिया के अंदर। इसी के बाद उनके जो हौसले थे वो और बुलंद हो गए, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था जब वो बैटल ऑफ प्लासी को जीत गए थे। दिस हेयर इट इज़ मेंशन, इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री वॉन इन इंडिया। नेक्स्ट जब वो प्लासी जीत गए थे तो नेक्स्ट जो मेजर युद्ध हुआ था वो बैटल ऑफ बक्सर था, जो 1764 में हुआ था। ये दूसरी लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर की। इसमें कंपनी ने मुग़ल एम्परर शाह आलम II, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला को हरा दिया था। मतलब इन तीनों को कंपनी ने हरा दिया था। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की दीवानी मिल गई थी। ठीक है,
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी हुई थी, उसी में ही इन तीनों की दीवानी मिल गई थी उन्हें। दीवानी का जो मतलब होता है वो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। यहाँ लिखा भी है द कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल। बक्सर के बाद कंपनी बंगाल की दीवान बनी थी, ना कि प्लासी के बाद। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। देखिए यहाँ पे जो ये मेंशन है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम द नवाब, इसका जो मतलब है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी तब, अब वो लोग पैसे कलेक्ट करके अपनी आर्मी रूल को बनाने में लग गए थे। यहीं से उनका पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो शुरू हो गया था। हेयर इट इज़ मेंशन कंपनीज ऑफिशियल जो थे वो सक्सीड हुए, इवन ऑल्दो विद द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो ऑफिशियल्स रिच हो गए। कंपनी के जो ऑफिसर्स थे ना, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव का हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, वो ऑफिशियल्स दिन पे दिन बहुत ज़्यादा अमीर होते रहे। मतलब उनका जो अमीर होने का पेस था ना, वो समय के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि वो रेवेन्यू भी ले रहे थे, वो व्यापार भी कर रहे थे, और इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे करप्शन बढ़ने लगा। कंपनी में इतना करप्शन हो गया था, उसी के लिए आए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। रेगुलेटिंग एक्ट क्या थे, उनका मेन आने का जो कारण था वो यही था, कंपनी के अंदर जो करप्शन फैल गया था। तो यहाँ तक हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ होने के बाद बंगाल में उनका राज शुरू हो गया था। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी सेम चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपने रूल को पूरे भारत में फैलाया, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और पंजाब तक।